ठीक है। इससे पहले अपन राज्य देख चुके थे, अपन प्रमुख राजनीतिक मीन्स अंग देख रहे थे, मीन्स प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, ठीक है, अवधारणाएं देख रहे थे, प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएं, उसमें अपन राज्य देख चुके थे। ठीक है, राज्य क्या था? राज्य किसी भी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। राज्य किसी भी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। राज्य शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की चर्चा की गई है। ठीक है, राज्य शब्द की उत्पत्ति लातिनी भाषा के शब्द स्टेटस से हुई है। राज्य शब्द की उत्पत्ति लातिनी भाषा या लैटिन भाषा के का जो शब्द है ना स्टेटस, स्टेटस से हुई है। अंग्रेजी में से स्टेट कहते हैं, अंग्रेजी में राज्य को क्या बोलते हैं? स्टेटस कहते हैं। ठीक है, राज्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मैकैयावाली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। राज्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मैकैयावाली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। ठीक है, पश्चिमी दार्शनिकों के अनुसार राज्य शब्द की उपयुक्त परिभाषा क्या है? राज्य किसी भी समाज की अमूर्त राजनीतिक संरचना है। राज्य किसी भी समाज की जी राज्य क्या है? मीन्स हाँ, क्या किसी भी राज्य की अमूर्त राजनीतिक संरचना। राज्य किसी भी समाज की अमूर्त राजनीतिक संरचना। ठीक है, किसी भी समाज की क्या है? अमूर्त राजनीतिक संरचना। ठीक है, राज्य किसी भी समाज की क्या है? अमूर्त राजनीतिक संरचना है, जो मूर्त ना हो, जो दिखाई ना दे, जो ठीक है, जो कैसी हो? बौद्धिक हो। ठीक है, उसके बाद अपने राज्य के अवयव देखे थे। ठीक है, उसके बाद क्या देखे थे? राज्य के अवयव क्या होना चाहिए? एक राज्य में क्या क्या होना चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और क्या? संप्रभुता होना चाहिए, सोवर्निटी होना चाहिए। ठीक है, संप्रभुता बोले तो किसी राज्य या राष्ट्र जब अपने क्या उनसे निर्णय, आंतरिक निर्णय और वैदेशिक निर्णय लेते समय उस पर कोई बाहरी दबाव ना हो, बाहरी दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव ना हो। ठीक है, वो कैसा हो? अपने निर्णय लेते समय कैसा हो? स्वतंत्र हो और सहज महसूस करे। इसी को अपन संप्रभुता के नाम से जानते हैं, मिस सोवर्निटी। जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये सब शब्दावली किसकी है? प्रस्तावना की है। ठीक है, अपन आगे देखेंगे। उसके बाद राज्य के अवयव में अपन क्या क्या हो गया? अगर कोई राज्य है तो उसके पास एक क्षेत्रफल होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, उस क्षेत्रफल में जनसंख्या होनी चाहिए, और शासन संचालित करने के लिए सरकार होनी चाहिए, और सरकार के पास क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होना चाहिए, सोवर्निटी होना चाहिए। ठीक है, मीन्स सरकार के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, ठीक, उसमें कोई दबाव ना हो, उसके ऊपर बाहरी दबाव ना हो, वह मीन्स अपने निर्णय लेते समय स्वतंत्र हो। ठीक है, उसके बाद देखा था अपन ने, उसके बाद क्या देखा था? बहुलतावादी राज्य। भारत क्या है? एक बहुलतावादी राज्य। क्या देखा था? भारत एक क्या है? एक क्या है? भारत क्या है? बहुलतावादी राज्य। अर्थात भारत क्या है? एक राज्य और क्या है? एक राष्ट्र की संकल्पना को पूर्ण करता है, की संकल्पना को पूर्ण करता है। अर्थात क्या? देखना, एक राज्य में अनेकों राष्ट्र हो सकते हैं। एक राज्य में क्या हो सकता है? अनेकों राष्ट्र हो सकते हैं। अनेकों राष्ट्र आधार, ठीक, अनेकों राष्ट्र होने का आधार क्या है? उनकी मीन्स विशेष पहचान हो, विशेष धर्म हो, विशेष भाषा हो, विशेष जाति हो, विशेष संस्कृति हो। इन सभी आधार पर एक राज्य में अनेकों राष्ट्र हो सकते हैं। परंतु भारत ने क्या किया है? सभी धर्मों में, सभी भाषाएं, सभी संस्कृतियों में सामंजस्य बिठाया है। अनेक राष्ट्र होने के बावजूद भी भारत एक राज्य, एक राष्ट्र की संकल्पना को चरितार्थ करता है। इसलिए भारत को बहुलतावादी राज्य के नाम से जानते हैं। इसलिए भारत को अपन क्या करते हैं? बहुलतावादी राज्य के नाम से जानते हैं। क्यों?
एक राष्ट्र में क्या है, अनेकों राष्ट्र हैं, जैसे सिख राष्ट्र हो गया, ईसाई राष्ट्र हो गया, मुस्लिम राष्ट्र हो गया, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए। इन सब की अलग अलग पहचान है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग संस्कृति है। उसके बावजूद भी अपन क्या करें, सब सामंजस्य बैठाए हुए हैं। सभी समाज कैसा है, एक जैसे हैं। ये सब किसकी विशेषता है, भारत की है। क्यों, इसलिए तो उनको बोला जाता है बहुलतावादी राज्य। अर्थात मिस क्या है, इसमें क्या है, अनेकों राष्ट्र होने के बावजूद भी, अनेकों राष्ट्र होने के बावजूद भी भारत एक राज्य एक राष्ट्र की संकल्पना को पूर्ण करता है। एक राज्य और एक राष्ट्र, राष्ट्र अनेक हैं, और उसके बाद अनेक होने के क्या है, उनकी भाषा, उनकी पहचान, उनका धर्म, उनकी संस्कृति, उनका समाज, ये सब क्या है, एक राज्य में अनेकों राष्ट्र है। उसके बावजूद भी देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्यों, क्योंकि भारत क्या कर रहा है, एक राज्य एक राष्ट्र की संकल्पना को चरितार्थ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखे थे राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। उसके बाद क्या देखा था अपन ने, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत भी 4 थे। देखो इन चीजों को मैंने कल आपको बता दिया है, बस आज एक बार फिर बता रहा हूं। एक तो ऑर्गन थ्योरी थी, आंगिक सिद्धांत, ऑर्गन थ्योरी, ठीक है। एक क्या था, सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मीन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक क्या था, यांत्रिक सिद्धांत, और एक क्या था, वर्गतंत्र। ठीक है, देखो ये आंगिक सिद्धांत क्या है, इसमें राज्य की तुलना शरीर से की गई है। जिस प्रकार शरीर का निर्माण, जिस प्रकार शरीर की संरचना किससे मिलकर बना है, शरीर के अंगों से मिलकर बना है। जिस प्रकार शरीर के अंग शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार राज्य के लिए राज्य के क्या आवश्यक है, उसके अवयव। ठीक है, जिस प्रकार शरीर से शरीर का मिस अंग कोई भी अलग कर दें तो शरीर की संकल्पना पूर्ण नहीं होगी, उसी प्रकार राज्य से किसी भी अवयव को अलग कर देंगे तो राज्य की भी संकल्पना पूर्ण नहीं होगी। ठीक है, ये आंगिक सिद्धांत है। इसकी तुलना किससे की गई, शरीर के अंग से। इसकी तुलना किससे की गई है, शरीर के अंग से, ऑर्गन से। ठीक है, उसके बाद देखना होगा आपने, जैसे ईंट होती है ना, ईंट से क्या बनता है, दीवार, और दीवार से क्या बनता है, कमरा, और कमरा से क्या बनता है, मकान। इसी प्रकार है जो मीन्स एक चीज से दूसरी चीज, ठीक है, क्या कर रही, कोरिलेट कर रही है, एक दूसरे से क्या कर रही, दूसरी चीज क्या कर रही, कोरिलेट कर रही। इसलिए आंगिक सिद्धांत में क्या बोला है कि राज्य शरीर के अंग के समान है। जिस प्रकार शरीर के किसी अंग को शरीर से अलग कर दिया जाए या पृथक कर दिया जाए या छिन्न कर दिया जाए तो शरीर की संकल्पना पूर्ण नहीं होगी। उसी प्रकार जो मैंने आपको राज्य के अवयव बताए थे ना, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, इन चारों में से किसी भी अवयव को अलग कर दिया जाएगा तो राज्य की संकल्पना भी पूर्ण नहीं होगी। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, सामाजिक समझौता मीन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या था कि इसमें क्या हुआ था, एक समय विशेष में किसी भी राज्य में अस्थिरता आ गई थी। अस्थिरता बोले तो जो बड़ी मछली थी ना समुद्र में, वो छोटी मछली को अपना आहार समझने लगी थी, अपना अधिकार समझने लगी थी। अपना क्या समझ रही थी, मीन्स अधिकार समझ रही थी। और जो धनाढ्य लोग थे, मीन्स धनवान लोग थे, वो क्या कर रहे थे, गरीब लोगों को के ऊपर क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। और वहाँ की जनता मीन्स बहुत परेशान हो गई थी। और जनता ने जो वहाँ के राजा थे मनु, वहाँ के जो राजा थे ना मनु, उनको अपना क्या बनाया, सेवक बना लिया या उनको अपना राजा बना लिया। ठीक है, उनको राजा बनाया और उन्हें क्या किया, अपनी आय का, उन्हें अपनी आय का 10% और कृषि का 1/3 आय का
आय का कितना 10%, कृषि का 1/3 राजा मनु को देना सुनिश्चित किया। और बदले में राजा मनु ने क्या किया कि आप जब हमको दे रहे हो, मीन्स क्या दे रहे, अब जैसे अपन नगर निगम में रहते हैं, नगर पालिका में रहते हैं, तो अपन उनको टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं। बदले में नगर निगम नगर पालिका क्या करती हैं, साफ सफाई का ध्यान रखती हैं, पर्यावरण का ध्यान रखती हैं, लाइट का, पानी का। तो ऐसा ही इन्होंने किया। ये लोग क्या थे, जो जनता थी ना वो परेशान हो गई थी धनवान लोगों से या धनाढ्य लोगों से। तो जनता ने क्या किया, राजा मनु को अपना राजा चुन लिया। बोला कि हम आपको अपनी आय का 10%, क्या बोला, हम आपको अपनी आय का 10% और कृषि का 1/3%, जो भी कृषि होगी उसका 1/3%, अर्थात 3 भाग में से कितना भाग, 1 रुपये। अगर 3 रुपये की फसल बिच रही है उसमें से 1 रुपये आपको दिया जाएगा। तो बदले में राजा मनु ने क्या किया कि जब आप हम लोगों को, मीन्स आप हमको टैक्स दे रहे हो, ठीक है, आर्थिक स्थिति का ध्यान रख रहे हो, तो ठीक, बदले में हम आपको क्या करेंगे, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अब आपको जो थे ना धनवान लोग थे वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आपका शोषण नहीं करेंगे, आपके ऊपर अत्याचार नहीं होंगे। सामान्यतः इसी को सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद यांत्रिक सिद्धांत। यांत्रिक तो आपको मालूम है, मशीन वगैरह हो गई, आविष्कार ही आवश्यकता की जननी है। ठीक, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जा रही है मनुष्य की, मनुष्य आविष्कार करता हुआ जा रहा है। यांत्रिक सिद्धांत में क्या बोला था कि जो मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए, ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य का आविष्कार करते हैं ना मशीन का, उसी प्रकार किसका आविष्कार किया है, राज्य का। उसी प्रकार किसका आविष्कार किया है, राज्य का किया है। उसके बाद क्या है, वर्गतंत्र। ये क्या है, एक प्रकार का शोषण का माध्यम। वर्गतंत्र क्या है, एक प्रकार का शोषण का माध्यम। वर्गतंत्र क्या है, एक प्रकार का शोषण का माध्यम। सेम टू सेम ऊपर वाला जी सामाजिक समझौता। इसमें भी क्या होता था, जो थे ना धनवान लोग, धनाढ्य लोग थे, वो जो, ठीक है, वो क्या करते थे, वंचित वर्ग हो गया, शोषित वर्ग हो गया, कमजोर लोग हो गए, उन पर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। और बोलते थे कि आपके शोषण के लिए ही हमने राज्य की उत्पत्ति की है या राज्य का निर्माण किया है। इसी सिद्धांत को किसके नाम से जाना जाता है, वर्गतंत्र के नाम से जाना जाता है। ये राज्य की उत्पत्ति से 4 सिद्धांत थे। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था सरकार क्या है और शासन क्या है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, सरकार क्या है और शासन क्या है। एज इट इज लिखते हुए चलने, किसी भी किताब से मैच नहीं होंगे ये पॉइंट आपके। ये मौलिक शब्द हैं, बिल्कुल याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आपको, ये आपको एकदम बिल्कुल सहज और सरल लगेंगे। आगे अपन सुनते रहते हैं सरकार किसकी है, शासन अच्छा है कि बुरा है, ये सब देख लेते हैं आज अपन। देखो राज्य अपन देख चुके, जो जो पॉइंट थे राज्य के, चाहे प्री के हों चाहे मेंस के हों, वो मैंने आपको बता दिए राज्य। ठीक है, उसके बाद राज्य के बाद क्या आता है, आपकी सरकार। अभी चुनाव होने हैं, अभी चर्चा चल रही सरकार किसकी बनेगी, और सरकार के जस्ट बाद आता है शासन। उसके बाद आता है लोकतंत्र। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपूर्ण भागीदारी जनता की हो, उसको क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा संचालित शासन ही लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें अपन राज्य क्लियर कर चुके हैं अपन। आज अपन चालू करेंगे सरकार और शासन। इसमें सरकार देखेंगे, देखो कल मैंने समझा दिया था सरकार क्या होती है। इसमें सरकार में मैंने कल क्या समझाया था, सरकार माने शासन संचालित करने हेतु, शासन संचालित करने हेतु बनाया गया तंत्र या संगठनात्मक ढांचा। शासन संचालित करने हेतु बनाया गया तंत्र या संगठनात्मक ढांचा ही सरकार के नाम से जाना जाता है। देखो सरकार में दोहरा रहा हूं एक बार फिर से, इसमें सरकार में क्या बनाया है, इसमें मैंने क्या बताया, सरकार में शासन संचालित करने हेतु, शासन संचालित करने हेतु बनाया गया तंत्र या संगठनात्मक ढांचा ही सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं इनको लिखाऊंगा, पूरा समझा रहा हूं। पहले देखो सरकार में क्या करना है, शासन संचालित करने हेतु बनाया गया तंत्र या संगठनात्मक ढांचा ही सरकार के नाम से जाना जाता है। आगे अपन देखेंगे शासन। शासन देखें, शासन क्या है, तंत्र या संगठनात्मक ढांचा। तंत्र या संगठनात्मक ढांचा क्या कर रहा है, किस प्रकार कार्य कर रहा है,
तंत्र या संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार कार्य कर रहा है उसे शासन के नाम से जाना जाएगा। इसलिए तो अपन बोलते हैं कि अच्छा शासन की बुरा शासन, बीजेपी की सरकार है कि कांग्रेस की सरकार, क्यों? क्योंकि जिस किसी की भी सरकार है वो कैसा कार्य कर रही है, अच्छा कर रही है, समाज हित में कर रही है, जन कल्याणकारी कर रही है, अपेक्षित वर्गों के कल्याण पर ध्यान दे रही है और शोषित वर्गों की विशेषताएं उनका कल्याण करने के लिए योजनाएं संचालित कर रही है। अर्थात जो भी कर रही हो उसको दो भागों में, एक तो आपका अच्छा शासन, एक आपका बुरा शासन। ठीक है, हाँ इसमें क्या देखें, शासन में क्या देखेंगे, शासन देखो इसमें क्या देख, सरकार में क्या बताया मैंने, शासन संचालित करने हेतु बनाया गया तंत्र या संगठनात्मक ढांचा। ठीक है, शासन संचालित करने हेतु, शासन संचालित करने हेतु बनाया गया तंत्र। ठीक है, शासन संचालित करने हेतु बनाया गया तंत्र या संगठनात्मक ढांचा, ये सरकार के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या है, शासन तंत्र या संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार कार्य कर रहा है, तंत्र या संगठनात्मक ढांचा मीन्स क्या कर रहा है, किस प्रकार कार्य कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, शासन बोलते हैं। यदि इस तंत्र या संगठनात्मक ढांचे में पारदर्शिता है, जवाबदेहता है, जन कल्याणकारी है, लोक उपयोगिक सेवाओं को, ठीक है, लोक उपयोगिक सेवाओं को जनता तक कैसे जी, उसके बाद कैसे पहुंचा रहा है, त्वरित और गुणवत्ता ठीक है, इसको कैसे पहुंचा रहा है, त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचा रहा है और वंचित वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रहा है, तो अपन ऐसे शासन को अच्छा शासन और इसको अपन अच्छा शासन, सुशासन और गुड गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। यदि इसी तंत्र या संगठनात्मक ढांचे में पारदर्शिता ना हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, जवाबदेहता अकाउंटेबिलिटी ना हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो और जन कल्याणकारी ना हो, एक ऐसा शासन जो उसमें क्या है, पारदर्शिता नहीं है, जवाबदेहता भी नहीं है और जन कल्याणकारी भी नहीं है और लोक उपयोगिक सेवाओं को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं पहुंचा पा रहा है, ठीक है, और वंचित वर्ग के कल्याण पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसे शासन को बैड गवर्नेंस, ऐसे शासन को बैड गवर्नेंस या कुशासन के नाम से जानते हैं। ऐसे शासन को बैड गवर्नेंस या कुशासन के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखो शासन की परिभाषा देख लिया अपन ने। अब शासन के अंग, उसके बाद क्या देखें, शासन के अंग कौन कौन से हैं, एक तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, शासन कितने प्रकार का, दो प्रकार का, संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, शासन कितने प्रकार का, दो प्रकार का जी, कौन कौन सी, संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, देखो अब उसमें देखें शासन के अंग में देखेंगे, पहला कौन सा है, विधायिका। ये क्या करती है, विधि निर्माण का कार्य करेगी। विधायिका क्या है, विधि निर्माण, नीति निर्माण और कानून निर्माण का कार्य करती है। भारत की सर्वोच्च विधायिका कौन है, ठीक है, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भारत की सर्वोच्च विधायिका कौन है, संसद। भारत की सर्वोच्च विधायिका कौन है, संसद है। और संसद किससे मिलकर बनी है, मीन्स राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और राज्य के स्तर पर आएंगे तो सर्वोच्च विधायिका कौन थी, राज्य की विधानसभा। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, विधायिका क्या कार्य करेगी, विधायिका करेगी विधि निर्माण, नीति निर्माण और कानून निर्माण। ठीक है, विधायिका क्या कार्य करती है, विधि निर्माण, नीति निर्माण और कानून निर्माण। ठीक है, उसके बाद आती कार्यपालिका, जो विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों, नीतियों, कानूनों का क्रियान्वयन, मैं क्या बोल रहा हूँ, विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों, नीतियों और क्या, कानूनों का क्रियान्वयन जिस निकाय द्वारा किया जाता है, जिस निकाय द्वारा किया जाता है उस निकाय को कार्यपालिका की संज्ञा दी जाती है। जिस निकाय द्वारा किया जाता है उस निकाय को कार्यपालिका की संज्ञा दी जाती है। अब देखो, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, अब न्यायपालिका, विधियों, कानूनों, नीतियों की समीक्षा जिस निकाय द्वारा की जाती है, की समीक्षा कि विधि संगत है कि असंगत है, जनता के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसकी समीक्षा जिस निकाय द्वारा की जाती है उसको न्यायपालिका की समीक्षा दी जाती है। जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, ये क्या करते हैं, सब समीक्षा करते हैं। जो ठीक है, जो भी सरकार कानून बनाती है ना, नियम बनाएगी, विधि बनाएगी, नीति बनाएगी, इनकी समीक्षा कौन कर सकता है, न्यायपालिका कर सकता है। मीन्स अगर सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, राज्य के स्तर पर हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कौन सा है, मीन्स कौन सा कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, मीन्स जिला कोर्ट हो गया, अर्थात जिला न्यायालय हो गया। ठीक है, तो ये आपके तीनों हो गए जी। इसमें कौन कौन से हो गए, एक तो विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करेगी? विधि निर्माण, नीति निर्माण, कानून निर्माण। और कार्यपालिका क्या करती है? उनका क्रियान्वयन, उनको लागू करेगी। एक कार्यपालिका क्या करती है? उनका क्रियान्वयन, उनको लागू करती है। और न्यायपालिका क्या करेगी? उनकी समीक्षा करेगी। न्यायपालिका क्या करती है? उनकी समीक्षा करती है। उसके बाद देखते हैं कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, मीन्स परमानेंट और एक टेम्परेरी। जो स्थायी होते हैं ना, स्थायी, जैसे अपन तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, जैसे आप लोग पीएससी कर रहे हो, यूपी पीसीएस कर रहे हो, बिहार पीसीएस कर रहे हो, आरएएस की कर रहे हो, तो आपका स्थायी कार्यपालिका, आप निर्वाचित ना होकर के नियुक्त होगे और एक निश्चित समय अवधि तक अपने पद पर बने रहोगे, तो आप कौन सी कार्यपालिका हो गए? स्थायी कार्यपालिका हो गए। उसके बाद आती राजनैतिक कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, मीन्स कौन सा? टेम्परेरी। उसमें क्या होते हैं? इसमें नियुक्त नहीं होते, निर्वाचित होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हो गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के प्रकार, इसमें कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो कौन सा होता है? संसदीय शासन प्रणाली होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है, बहुल कार्यपालिका होती है, ठीक है, ये सब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन चालू करेंगे लोकतंत्र। तो आज मैंने यहाँ तक समझा दिया, अब मैं आपको लिखावट देता हूँ, ठीक है। अब मैं सिस्टमेटिक लिखा देता हूँ आपको, उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो इसमें सरकार में मैंने क्या बता दिया आपको, सरकार क्या है। अगर कोई एक लाइन में आपसे पूछ रहा है सरकार क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे उसको? शासन संचालित करने हेतु, क्या बोलेंगे? शासन संचालित करने हेतु, क्या बोलेंगे? शासन संचालित करने हेतु, ठीक है, शासन संचालित करने हेतु बनाया गया तंत्र, क्या बोलेंगे? शासन संचालित करने हेतु बनाया गया तंत्र या संगठनात्मक ढांचा, या संगठनात्मक ढांचा ही सरकार कहलाता है। एक लाइन की डेफिनेशन है, मीन्स शासन संचालित करने हेतु, मीन्स शासन का क्रियान्वयन करने हेतु, ठीक है, सरकार की योजनाओं का संचालन करने हेतु, ठीक है, राज्य की व्यवस्था को संभालने हेतु, राज्य की व्यवस्था का क्रियान्वयन करने हेतु जो एक तंत्र माने एक सिस्टम, एक क्या तंत्र माने एक सिस्टम या संगठनात्मक ढांचा, एक ऐसा ढांचा जिसका क्या हो? संगठन हो, जिसमें लोगों का समूह हो, एक स्पष्ट उनका उद्देश्य हो, स्पष्ट नीति हो और जनता का कल्याण निहित हो। और उसके बाद क्या है? उसके बाद अपेक्षित, शोषित, ठीक है, के मीन्स इनके, ठीक है, इनके के जो भी होगा ना कल्याण के लिए योजनाएं हो, ठीक है, वो कैसा ढांचा कहलाएगा? आपका संगठनात्मक ढांचा ही सरकार कहलाता है, ठीक है। माने क्या होगा? शासन संचालित करने हेतु बनाया गया तंत्र या संगठनात्मक ढांचा ही सरकार कहलाता है। अब अपन देखेंगे शासन क्या होता है। अपन बोलते नहीं शासन किसका? बीजेपी किया है या कांग्रेस का? तो इसमें जी इसको एक लाइन में अगर अपन बोलेंगे, देखो इसको बनाया क्यों कर रहा है? क्योंकि ये शासन कर रहा है। इसको क्यों बना रहे हैं अपन संगठनात्मक? अपन किसी पार्टी की स्थापना क्यों करते हैं? क्योंकि पार्टी सरकार में आएगी, पहले कहाँ आएगी? सरकार में आएगी, उसका एक संगठन होगा, उसका एक सिस्टम होगा, और जैसे ही सरकार में आएगी तो क्या करेगी? शासन करेगी। अगर उसके द्वारा अच्छा शासन, अगर उसके द्वारा किए जा रहे शासन में जवाबदेहता है, पारदर्शिता है, जन कल्याणकारी है, लोक उपयोगिक सेवाओं को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचा रहा है, अपेक्षित वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रहा है, तो ऐसे शासन को अच्छा शासन, ऐसे शासन को अच्छा शासन। अगर किसी शासन में इन तत्वों की अनुपस्थिति है तो ऐसे शासन को बुरा शासन या बैड गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। अब देखना, शासन कुछ भी नहीं करूंगा मैं, इसमें क्या करना है? शासन संचालित करने हेतु, उसके बाद आगे क्या लिखा है? तंत्र या संगठनात्मक ढांचा ही सरकार कहलाता है। इसमें शासन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो इसका डेफिनेशन आप ही लिखोगे, क्या लिखा है? तंत्र या संगठनात्मक ढांचा, क्या लिखना है? तंत्र या संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार कार्य कर रहा है? ढांचा किस प्रकार कार्य कर रहा है? अरे शासन में अपन क्या देखते हैं? बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, बहुजन समाज पार्टी, सपा, क्या देखते हैं?
कि इनके द्वारा कार्य कैसा किया जा रहा है, अच्छा किया जा रहा है कि बुरा किया जा रहा है, वही तो शासन है। क्या कि तंत्र या संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार कार्य कर रहा है। आगे क्या लिखा है, किस प्रकार कार्य कर रहा है, उसे क्या कहते हैं अपन, शासन। उसे अपन क्या कहते हैं, शासन। अब देखना इसमें अगर जवाबदेहता हो, इसमें जवाबदेहता, पारदर्शिता, देखना पारदर्शिता, देखो इसमें पारदर्शिता, जवाबदेहता और जन कल्याणकारी, ठीक है। कैसा होना चाहिए, जवाबदेहता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जन कल्याणकारी होना चाहिए, और क्या भैया, लोक उपयोगिक सेवाओं को, लोक उपयोगिक सेवाओं को, ऐसी सेवाएं जिनको सामान्य जनता अपने उपयोग करती है, उन ऐसी सेवाओं को बोलते हैं लोक उपयोगिक सेवाओं को। क्या लिखना है, लोक उपयोगिक सेवाओं को आगे त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचा रहा हो, क्वालिटी के साथ, ठीक है। एक लाइन इसको सरकार की डेफिनेशन अपन हटा देते हैं, इसको शासन देख ले रहे हैं। और क्या बताया था मैंने अभी, और वंचित वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रहा हो, वंचित वर्गों के कल्याण पर, और क्या वंचित वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रहा हो। ऐसे शासन को अपन बोलेंगे अच्छा शासन। सुशासन या गुड गवर्नेंस, ठीक है। ऐसे शासन को अपन क्या बोलेंगे, अच्छा शासन, सुशासन या गुड गवर्नेंस। देखो इसमें देखो शासन की परिभाषा, तंत्र या संगठनात्मक ढांचा, तंत्र या संगठनात्मक ढांचा क्या कर रहा है, किस प्रकार कार्य कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है या बुरा तरीके से कर रहा है, उसका प्रकार करने, उसका कार्य करने का तरीका क्या है। तंत्र या संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार कार्य कर रहा है, उसे शासन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शासन कहते हैं। अगर इस शासन में क्या है, मीन्स पारदर्शिता, मीन्स ट्रांसपेरेंसी है, और मीन्स भ्रष्टाचार नहीं है बिल्कुल भी, धोखाधड़ी नहीं, जैसे पटवारी के पेपर में हुआ ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी है नहीं है। तो अगर उसमें क्या होना चाहिए, पारदर्शिता, जवाबदेहता, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अगर पटवारी के पेपर में भ्रष्टाचार हुआ है, ठीक है, फर्जी तरीके से लग रहे हैं, तो जवाबदेहता, अकाउंटेबिलिटी निश्चित की जानी चाहिए। हाँ, आगे आके बताना चाहिए कि इसका कारण क्या है, ठीक है, जवाबदेहता, अकाउंटेबिलिटी, और जन कल्याणकारी हो, मीन्स जो भी योजनाएं चलाई जाए वो कैसी हो, जिनसे जनता का कल्याणकारी हो, मीन्स जनता का कल्याण हो, जन कल्याणकारी हो, और लोक उपयोगिक सेवाओं को त्वरित, और उसके बाद कौन सा तरीका, उसके बाद क्या, इसको क्या बोले, क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण तरीके से। मीन्स अगर जनता से संबंधित कोई योजना है या कोई अनाज वगैरह कोई राशि हो गई, और उसके बाद क्या करना है, खाद्यान्न वितरण करना है, तो उसको त्वरित माने जल्दी से जल्दी जनता के समक्ष लाओ, और गुणवत्तापूर्ण तरीके, क्वालिटी के साथ उसको कैसे लेके आओ, क्वालिटी के साथ लेके आओ। जैसे मिड डे मील योजना हो गई, ठीक है, स्कूलों में खाना बन रहा है, जल्दी नहीं बन रहा, 12 बजे का टाइम 2 बजे दे रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें गुणवत्ता नहीं, क्वालिटी नहीं है, कुछ भी, उनका खाना ना खाना एक बराबर है, तो वो अच्छा शासन नहीं कहलाएगा। फिर उसके बाद क्या है, वंचित वर्ग, आगे क्या लिखा है, वंचित वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान देना। अगर कोई ऐसा वर्ग है, ऐसा कोई समाज है जो कैसा है, वंचित है, जो अछूता है, जो पिछड़ा हुआ है, जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है,
तो उनके वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान देना है, उनके लिए स्कूलों की स्थापना करना है, उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करना है, ठीक है, और उनके लिए साफ सफाई का हो गया, आजीविका के साधन उनको उपलब्ध करवाना है, उनको रोजगार देना है, ठीक है, बेरोजगारी को उनको दूर करना है, अगर उनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो चिकित्सालयों की स्थापना कराना है, ठीक है, और उनके विकास के लिए आगे आकर उनसे संबंधित योजनाओं को संचालित करना है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उनका विकास होगा, जैसे ही उनका विकास होगा तो वो क्या होगा, समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। अभी क्या हुआ है, कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से कट गए हैं, वो लोग जागरूक नहीं है, वो अभी क्या है, जागरूक नहीं अपने अधिकारों के प्रति। तो क्या करना है, अपने को वंचित वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान देना है। अगर ये सब चीजें हैं किसी शासन में, ये चारों पांचों पॉइंट किसी शासन में हैं, तो ऐसे शासन या सरकार को अच्छा शासन, सुशासन और क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और परिभाषा आती है, उसको बोलते हैं कुशासन, उसको बोलते हैं कुशासन, इसी का उल्टा। और क्या बोले, बैड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, ठीक है। देखो ये तो सही है कि ठीक है, इसमें डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तंत्र या संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार कार्य कर रहा है उसे शासन कहते हैं, परंतु उसमें पारदर्शिता नहीं हो, जवाबदेहता नहीं हो, और क्या जन कल्याणकारी नहीं हो, और लोक उपयोग सेवाओं को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं पहुंचा रहा हो, वंचित वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा हो, तो ऐसे शासन को अपन बोलेंगे कुशासन या बैड गवर्नेंस बोलेंगे। अंधे नगरी चौपट राजा, टकासेर बाजी टकासेर खाजा, एक कहलाएगा आपका कुशासन या बैड गवर्नेंस, जहां बिल्कुल जवाबदेहता नहीं है, जिसको मर्जी आ रही जो कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता जनता को मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा शासन कहलाता है मिस कुशासन या बैड गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं शासन के अंग, उसके बाद देखते हैं अपन शासन के अंग, ठीक है। तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन देख लिया सरकार क्या है कि शासन संचालित करने हेतु बनाया गया तंत्र या संगठनात्मक ढांचा ही सरकार के नाम से जाना जाता है। तंत्र या संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार कार्य कर रहा है वह शासन कहलाता है, ठीक है। अगर इस तंत्र या अगर इस तंत्र या संगठनात्मक ढांचे में जवाबदेहता है, पारदर्शिता है, जन कल्याणकारी हो, लोक उपयोगी सेवाओं को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचा रहा हो, अपेक्षित वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रहा हो, तो ऐसे शासन को अच्छा शासन, सुशासन और क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। यदि किसी तंत्र या संगठनात्मक ढांचे में जवाबदेहता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, जन कल्याणकारी नहीं है, और लोक उपयोगी सेवाओं को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं पहुंचा पा रहा है, और अपेक्षित वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसे शासन को क्या बोले, कुशासन या बैड गवर्नेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे अपन देखेंगे शासन के अंग। ये वीडियो आपको स्वयं अपलोड हो जाएगा, एक वीडियो, ठीक है। उसके बाद मैं आधे घंटे का 30 मिनट का बनाने की कोशिश करूंगा, वो वीडियो आपको शाम को डेली मिला करेगा। मीन्स पॉलिटी का अगर अपन एक ही घंटे के 2 वीडियो कर देंगे ना, तो आपको देखने में भी सहजता महसूस होगी, और एक ही वीडियो मीन्स अगर 2 वीडियो 1 घंटे के, तो आपको भी थोड़ा बर्डन लगता होगा, इसलिए अपन आधे घंटे के पॉलिटी के 2 वीडियो डेली अपलोड करेंगे, ठीक है। जय हिंद।